विधानसभा का कल से शीतकालीन सत्र। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने विधायक दल के नेताओं के साथ की बैठक। सुचारू संचालन और सत्र के सदुपयोग पर जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थी। सीएम बोले, सरकार युवाओं के साथ हर कदम पर मजबूती के साथ खड़ी। युवा खुश होंगे तो राज्य होगा खुशहाल। बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 100 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सामूहिक प्रयास पर दिया जोर। और राज्य में और बढ़ेगा ठंड का सितम। 2 से 3 डिग्री पारा गिरने के आसार। पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य इलाकों में 2 दिनों तक शीतलहर की संभावना। येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज दोनों ही सदनों की कार्यवाही सुचारू तरीके से चली। प्रश्नकाल के दौरान सदन में सदस्यों ने विकास और लोकहित से जुड़े सवाल पूछे, जिसका मंत्रियों ने जवाब दिया। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने एक सवाल के जवाब में बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश में 15 करोड़ से अधिक घरों को नल से पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 4 करोड़ और घरों को इस योजना से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। पूरे देश में 15 करोड़ घरों में पानी दिया गया है और 4 करोड़ घरों में पानी देने की योजना चल रही है। उसके अंदर हरियाणा भी आ जाता है, उत्तराखंड भी आ जाता है, हर स्टेट का आ जाता है। मगर जहां पर भी स्टेट ने अपना काम ठीक से नहीं किया गया होगा, वहां पर भी अभी उसको पैसा नहीं मिला है। बाकी हर जगह पर जितना पैसा आवंटित करने के लिए सैंक्शन किया गया है, वो पूरा पैसा उसको दिया जा रहा है। और काम जहां रुका है, जहां उन्होंने सैंक्शन लिया और पैसा उठाया नहीं, वहां पर कुछ जगह रुका है। मैं उत्तराखंड के लिए भी मैंने आपको कहा कि 90% पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और सिर्फ 10% पैसा स्टेट लगा रही है। तो आप ऐसा नहीं है, मंत्री जी आपको स्पष्ट जवाब दे रहे हैं। बैठिए, पूरा बैठिए। पानी तो कैसा हरियाणा के अंदर भी पानी का सोर्स जहां पर भी कम पड़ा होगा, जिस बार भी ये योजना शुरू की तो पानी का सोर्स ठीक से देखा नहीं गया था। तो हमने बाइसेक्ट से वहां से उसका रिपोर्ट लिया कि हर गांव में हर योजना को सफल करने के लिए कौन सी जगह पर पानी का सोर्स है और उसको सरफेस वाटर से भी पानी देने के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ा है। वो करके भी पानी देने के लिए योजना बनाई गई है। हरियाणा को भी पूरा पानी देने की पूरी कोशिश चल रही है और ये पूरा पानी देने की योजना वो स्टेट गवर्नमेंट ही इम्प्लीमेंट कर रही है। इधर लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। Sales rates was faster than IC engines in 2024 and 2025. EV car increased by 20.8% and petrol and diesel by 4.2%. Two-wheeler EVs increased by 33% and petrol and diesel by 14%. There are three-wheelers EVs by 18% and petrol and diesel by 6%. Sir, in Karnataka, the EV growth is 16.6% and Bengaluru, it is 9.9%. Indian EV market potential is of 20 lakh crores by 2030. झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक की और सदन के सुचारू संचालन पर जोर दिया। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस सत्र के सुचारू संचालन को लेकर विधानसभा में 2 दिनों तक मैराथन बैठक चली। कल विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ बैठक की और आज विधायक दल के नेताओं और फिर प्रेस दीर्घा समिति के सदस्यों के साथ उन्होंने लंबी बैठक की। इस दौरान उन्होंने खास तौर पर यह चर्चा की और जोर दिया कि किस तरीके से जो विधानसभा का ये सत्र है उसका फलाफल
बेहतरीन तरीके से निकले, जनता के मुद्दे विधानसभा में सुनाई पड़े और लगातार जो शांतिपूर्ण माहौल हो वो यहाँ पर देखने को मिले। तो निश्चित तौर पर ये कोशिश की गई है कि ये जो 11 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र चलेगा, इसमें जो माहौल हो वो फलाफल और जनता के हित में देखने को मिले। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। इधर विधानसभा सत्र को लेकर रांची में आज इंडी गठबंधन की बैठक हुई। इससे पहले कांग्रेस की अलग से एक बैठक हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू, सह प्रभारी श्रीवेला प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत विधायक और नेता मौजूद रहे। विधानसभा के शीत सत्र की रणनीति पर इस दौरान काफी देर मंथन हुआ। भाजपा ने विधानसभा सत्र को लेकर 7 दिसंबर को विधायकों की बैठक बुलाई है। जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीजीएल मुद्दे पर हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा गठबंधन सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा परिणाम प्रकाशन की अनुमति देने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थी हर्षित हैं। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते वे आज रांची में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय पहुंचे और सीएम हेमंत सोरेन तथा विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि अगर इरादे नेक हों तो हर चीज बेहतर होती है। श्री सोरेन ने कहा कि जेपीएससी द्वारा पिछले 18 वर्षों में सिविल सेवा की जितनी परीक्षाएं ली गई, उतनी परीक्षाएं हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में ले ली हैं। व्यवस्था वही, कार प्रणाली वही, थोड़ी सी गंदगी, धूल मिट्टी ज्यादा जमा हुआ रहा है पहले से। अब उन सबको धीरे धीरे हम लोग साफ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार युवाओं के साथ हर कदम पर पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। सरकार की स्पष्ट सोच है कि जब युवा खुश होंगे तभी हमारा राज्य खुशहाल होगा। अब उन सबको धीरे धीरे हम लोग साफ कर रहे हैं। आप लोग विश्वास रखिए, आपका ये बड़ा भाई आपके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेगा हर चुनौती में और हर आपके जीवन को सुखमय बने। मौके पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थियों की खुशी देखते ही बनी। उन्होंने पूरे मामले में सरकार के सकारात्मक रुख और सहयोग के लिए आभार जताया। इस बीच में तो बहुत सारे अपनों को भी हम लोग खोए हैं, उसका दुख भी है थोड़ा सा। अभी कुछ ही दिन पहले मेरा खुद का मेरा भाई था, वो नहीं रहा, तो दुख भी कुछ चीज़ों का है मगर खुशी है। गौरतलब है कि कल झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा परिणाम और नियुक्ति पर लगी रोक को हटाने से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है और उनकी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। रांची से असीम की रिपोर्ट। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान बाल विवाह मुक्त भारत के तहत देशव्यापी 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने संबोधन में बच्चों के शिक्षित, सुरक्षित और सशक्त भविष्य पर बल दिया। इस मौके पर सभी ने बाल विवाह मुक्त अभियान को सफल बनाने की शपथ भी ली। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में गुरुवार को 100 डेज इंटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन फॉर चाइल्ड मैरिज फ्री भारत अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। समारोह में कई सामाजिक संगठनों, सरकारी विभागों, शिक्षाविदों और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश भर में बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ व्यापक जागरूकता फैलाना है। इस अभियान को खासतौर पर ऐसे राज्यों में लागू किया जाएगा जहां बाल विवाह के मामले अधिक दर्ज होते हैं और इस दौरान स्कूलों, कॉलेजों, ग्राम पंचायतों और शहरी समुदायों में जागरूकता रैलियां, कार्यशालाएं और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, जो न सिर्फ उनके स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रभावित करता है बल्कि उनके भविष्य पर भी गहरा असर डालता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं है,
बल्कि समाज को इस सामाजिक बुराई के खिलाफ एकजुट और सशक्त बनाना भी है। रूप से जिस तरह से लोगों का सहयोग है या फिर विभिन्न संस्थाओं के लोगों का, तो निश्चित रूप से लोगों ने ये शपथ लिया, ये प्रण किया है कि बाल विवाह मुक्त भारत करना है। हमारा तो मकसद, हमारा उद्देश्य बिल्कुल इस कुप्रथा को समाप्त करना है। धनबाद सांसद दुल्लू महतो ने नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान श्री महतो ने धनबाद BCCL सेंट्रल हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में विकसित करने का आग्रह किया। साथ ही इसका प्रबंधन फिर से BCCL को सौंपने का अनुरोध किया। धनबाद सांसद ने अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने और इसे नो प्रॉफिट नो लॉस मॉडल पर आम लोगों के लिए खोलने का भी सुझाव दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुमला के भरनो मंडल में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत जन चौपाल को लेकर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विकसित तथा आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी का मंत्र दिया। श्री मरांडी ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से जहां स्थानीय उत्पादकों को संबल मिलेगा, वहीं इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, साथ ही रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। कार्यक्रम में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दिनेश उरांव और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने धर्मांतरण के मामले पर चिंता जताई है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनजातीय समाज प्रकृति की पूजा करता है। धर्मांतरण से हमारी परंपरा, जीवन शैली और अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। राज्य में कृषि विकास को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास हो रहे हैं और किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। गुमला में कृषि विभाग की पहल पर जिले के 20 युवा किसानों को समेकित फसल सुरक्षा प्रबंधन पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी शुभम प्रिया ने बताया कि यह प्रशिक्षण 6 फरवरी तक चलेगा। मुख्यतः हमारे युवा कौशल संवर्धन का एक प्रशिक्षण है, जो कि हमारे फसल सुरक्षा योजना अंतर्गत किसानों को, युवा किसानों को मुख्यतः जो कीटनाशी का रासायनिक प्रयोग हो रहा है उसको कम करने के लिए ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण हम लोगों के द्वारा तैयार किया जा रहा है। उनको मुख्यतः कीटनाशी का प्रयोग को कम करने के लिए हम लोग ये क्षमता संवर्धन का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें किसान कीटनाशी का बेहतर प्रयोग करने का क्षमता उनको बतलाया जाएगा और किस तरह से समेकित कीट प्रबंधन वो कर सकते हैं। जैसे हमारी प्रकृति में जो उपलब्ध है उसका प्रयोग ज़्यादा करते हुए रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग वो कम कैसे करें, इस पे उनको मुख्यतः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे विविधता को बढ़ावा मिलता है। जहां पेड़ पौधे और मवेशी सहअस्तित्व के साथ प्राकृतिक जैव विविधता को मजबूत करते हैं। सोशल मीडिया पर एक आलेख को साझा करते हुए श्री मोदी ने देश भर के लोगों का आह्वान किया कि प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाएं और आगे बढ़ाएं। मोदी कोयम्बतूर के साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 में शामिल हुए थे। इसमें प्रधानमंत्री ने बड़ी सैलरी वाले कॉरपोरेट और की नौकरी छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाने वाले एग्री एंटरप्रेन्योर, साइंटिस्ट, किसान उत्पादक संगठन और भारत की कृषि को बदलने वाले किरदारों से मुलाकात की थी। अब प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर भारत और प्राकृतिक खेती आगे का रास्ता शीर्षक से अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि कोयम्बतूर का समिट हमेशा यादों का हिस्सा है। इससे पता चलता है कि भारत के किसान, एग्री इनोवेटर्स, एग्री एंटरप्रेन्योर्स अपनी सोच और कॉन्फिडेंस से खेती का भविष्य बना रहे हैं। साथ ही प्राकृतिक खेती करने वाली टीमों की जानकारी उन तक पहुंचाने की अपील की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा परिसर में राजेंद्र प्रसाद, रमेश चंद्र कैथल और नवल किशोर पासवान ने मुलाकात कर उन्हें पुस्तकें भेंट की। ये पुस्तकें देशम गुरु शिबू सोरेन, जगजीवन राम और मैकू राम पर लिखी गई है। जेल कैंप ने गिरिडीह अंतर्गत डुमरी चिरैया मोड़ से आज छात्र अधिकार पदयात्रा की शुरुआत की। पार्टी अध्यक्ष सह विधायक जयराम महतो ने रांची तक 180 किलोमीटर की इस 6 दिवसीय पदयात्रा को रवाना किया।
5 सूत्री मांगों के समर्थन में यह पदयात्रा जीटी रोड बगोदर, विष्णुगढ़, हजारीबाग, रामगढ़ और ओरमांझी होते हुए रांची तक पहुंचेगी। दूसरा नाम दिनेश साहू जी का है। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण चल रहा है। इस दौरान विविध गतिविधियां आयोजित हो रही हैं। तमिलनाडु से दूसरा दल वाराणसी पहुंच चुका है। काशी तमिल संगमम 4.0 के प्रतिभागियों का दूसरा समूह विशेष ट्रेन से काशी पहुंच चुका है। स्टेशन पर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने तमिलनाडु से आए अतिथियों का पारंपरिक अंदाज में भव्य स्वागत किया। ढोल डमरू की ताल और स्वागत धुनों की गूंज ने समूचे माहौल को जीवंत बना दिया। स्वागत से अभिभूत KTS 4.0 के प्रतिभागियों की आंखों में खुशी और गर्व झलकने लगा। उनके लिए क्षण हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। I received very warm welcome. Everyone received like a VIP. We have felt they have received with the garland and then they throw the applause and each and every person they welcomed and said "Vanakkam, Vanakkam," and then we felt very proud to be an Indian and then we are very thankful and we are feeling so proud. Thank you to our central government and then Mr. Modi ji. We are very proud, very pleasure like this. Happy to land in Kashi. Very excited feeling here. Very happy. Organization very good. Administration very good. भारत माता की जय। बहुत बढ़िया लग रहा है। वनक्कम बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है। बहुत खुशी है। अभी हमको ये ऐसे लग रहा है हम तीर्थ यात्रा में आगे पहुंच गए हैं। इस बार काशी तमिल संगमम की थीम आओ तमिल सीखे है, जिससे वाराणसी के लोगों की भाषाई समृद्धता को चार चांद लग रहा है। तमिल संगमम 4.0 के तहत नमो घाट पर एक विशेष और प्रेरक पहल की शुरुआत की गई है, जहां गंगा तट पर नाविक परिवारों के बच्चों को तमिल भाषा सिखाई जा रही है। IIT मद्रास द्वारा संचालित विद्या शक्ति स्टॉल पर इन बच्चों के लिए रोजाना तमिल सीखने का सत्र आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने प्रतिदिन 5 तमिल शब्द सीखने का संकल्प लिया है, ताकि वे तमिलनाडु से आने वाले अतिथियों से सरलता और आत्मीयता से संवाद स्थापित कर सकें। तमिल भाषा का ज्ञान उन्हें सांस्कृतिक संवाद और पर्यटन के नए अवसर भी प्रदान करेगा। झारखंड का वो इकलौता जिला जहां गंगा अपनी अनूठी धारा के साथ न सिर्फ उपजाऊ मिट्टी देती है, बल्कि लोगों के जीवन, आस्था और पर्यावरण को भी सिंचती है। नमामि गंगे परियोजना के चलते अब गंगा के जल की गुणवत्ता में बड़ा सुधार दिखाई दे रहा है। डॉल्फिन की संख्या बढ़ी है, प्रदूषण कम हुआ है और तटों पर हरियाली का विस्तार हो रहा है। नमामि गंगे परियोजना का असर साहिबगंज में साफ दिख रहा है। लगभग 80 किलोमीटर की धारा में गंगा यहां एक स्वच्छ और जलीय जीवों के अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है। विशेष रूप से डॉल्फिन, जिसे यहां सोश भी कहा जाता है, जिसकी संख्या में बढ़ोतरी इस बदलाव का सबसे मजबूत प्रमाण है। वातावरण को उस तरह से अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं जिससे उनका खाने का, ब्रीडिंग का, रहने का, इस सब का जो उनका नेचुरल सिस्टम है वो मेंटेन रहे। उसमें जो ह्यूमन डिस्टरबेंसेस हैं वो कम से कम हो। इसके लिए लोगों को जागरूक करना कि कौन सी हमारी गतिविधियां हैं जिनसे इन जानवरों को ठेस पहुंच रही है, और जो अवैध गतिविधियां उन पर रोक लगाना, ये दोनों कार्य होते हैं। साहिबगंज और राजमहल नगर परिषद क्षेत्रों से गुजरते हुए गंगा में शहर का दूषित पानी बिना ट्रीटमेंट के न जाए, इसके लिए आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं। 12 MLD क्षमता वाले इस प्लांट में जल को परिष्कृत कर ही नदी में प्रवाहित किया जाता है। इसका असर गंगा की स्वच्छता और जलीय जीवों पर साफ दिखाई देता है। लगातार नगर परिषद प्रयासरत है कि किसी भी तरीके का ठोस अपशिष्ट कचरा हो, लिक्विड कचरा हो, वो गंगा में डायरेक्ट न जाए, वो फिल्टर्ड होके जाए। SWM के सारे नॉर्म्स के साथ नगर परिषद साहिबगंज अपना डोर टू डोर कलेक्शन करवाती है
और वो कलेक्शन लगातार गंगा के किनारे क्षेत्रों में डेडिकेटेड रूप से भी संचालित की जाती है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों की वजह से गंगा के पारिस्थितिक तंत्र में सकारात्मक बदलाव आया है। किनारे के किसानों द्वारा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने से भी प्रदूषण में कमी आई है और इसका प्रत्यक्ष लाभ गंगा के जल और जलीय जीवन को मिल रहा है। नागरिक भी अब थोड़ा जागरूक हो रहे हैं। बस यही है कि गंगा माँ की तरह हम उनके साथ व्यवहार करें, आचरण करें। गंगा में किसी तरह का कोई भी अपशिष्ट पदार्थ हम ना डालें, जिससे कि माँ गंगा में गंदगी ना फैलाएं। गंगा के जल की शुद्धता बढ़ने का असर पर्यटन पर भी देखा जा रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले की तुलना में अब गंगा अधिक स्वच्छ दिखती है और डॉल्फिन की मौजूदगी ने क्षेत्र के पर्यटन को नया आयाम दिया है। स्थानीय प्रतिनिधियों ने इसे प्रधानमंत्री की दूरदर्शी पहल का प्रभाव बताया। झारखंड सरकार के पहल पर मेरीन ड्राइव का भी निर्माण का प्रक्रिया अधीन है, डीपीआर वगैरह हो रही है। तो आने वाला कल साहेबगंज और गंगा तो एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में साहेबगंज में लोग आना पसंद करेंगे और यहाँ के वातावरण और इनकी साफ सफाई और नगर प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है लाइटिंग और गंगा किनारे स्वच्छ वातावरण को करने का, ये एक अच्छा संदेश पूरे देश को जाएगा। गंगा, जिसे भारत की सभ्यता, संस्कृति और आस्था की धारा कहा जाता है, आज साहेबगंज में अपने नए स्वरूप में दिख रही है। स्वच्छ, हरित और जीवनदायिनी। हाल ही में बिरसा मुंडा घाट के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास भी किया गया है, जिसके लिए 99.245 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत है। डीडी न्यूज के लिए साहेबगंज से आनंद कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से दुमका जिले के सुदूरवर्ती आदिवासी ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की अलख जगी है। जरमुंडी प्रखंड का डुमरथर गांव इसका एक जीता जागता उदाहरण है। यह वह गांव है जहां के बच्चों का बचपन कल तक खेतों, हाट बाजारों और ईंट भट्ठों में मजदूरी करते हुए कटता था, मगर आज यही बच्चे शिक्षा को अपनी किस्मत बदलने का हथियार बना रहे हैं। दुमका जिले के इस सुदूरवर्ती गांव के बच्चों के जीवन का मतलब कभी खेतों में काम करना होता था, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। गांव के बच्चों ने शिक्षा को अपने हालात बदलने का जरिया बना लिया है। उनमें यह चेतना प्रधानमंत्री के प्रयासों, संदेशों और मन की बात कार्यक्रमों से आई है। प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनती हूँ और उससे काफ़ी प्रेरित होती हूँ। जो प्रधानमंत्री जी ने आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए हैं और कर रहे हैं, उससे मैं काफ़ी प्रेरित हूँ और मैं देश का एक अच्छा नागरिक बनना चाहती हूँ और मैं भी देश को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। पहली बेटी है और मेरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ने का मौका दिया है और मैं फर्स्ट डिवीज़न की हूँ मैट्रिक में और मैं चाहती हूँ कि और आगे बढ़े। गाँव के युवा अब सिर्फ पढ़ना नहीं चाहते बल्कि बड़े सपने भी देख रहे हैं। सुभाष भंडारी, जो अपने घर के पहले कॉलेज जाने वाले सदस्य हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं ताकि अपने गांव के लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा दे सके। वहीं श्याम मिर्धा, जो पहले ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, बताते हैं कि प्रधानमंत्री की पहल को जमीन पर उतारने में उनके विद्यालय के शिक्षकों ने भी अहम भूमिका निभाई है। गाँव के सभी बच्चों को भी प्रेरित किया पढ़ने के लिए और उन्होंने हमको अपना विद्यालय पर एडमिशन कराया। उसके बाद हमने वहां से 8वां कक्षा पास की, फिर मैट्रिक कक्षा पास की और अभी मैं बीए पार्ट 1 पर हूं और अभी कॉलेज तक पढ़ाई करता हूं। हमारे गांव पे शिक्षा नहीं होने के कारण यहाँ सभी लोग स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों से पीड़ित थे। हम आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहते हैं ताकि मेरा गांव आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े। मैं माननीय प्रधानमंत्री का बात हमेशा सुनता हूं, उससे मैं प्रभावित भी हूं। आज डुमरथर जैसे कई गांव हैं जहां शिक्षा को लेकर यह बदलाव आया है। नई पीढ़ी अब अंगूठा नहीं बल्कि कलम की बदौलत अपनी जिंदगी की कहानी गढ़ रही है। शिक्षा ने डुमरथर गांव के लिए गरीबी, बेबसी और अंधेरे को खत्म कर एक नए और उज्जवल भविष्य का दरवाजा खोल दिया है। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है।
कल और 6 दिसंबर को पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, रांची, बोकारो और रामगढ़ जैसे जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। आगामी 10 दिसंबर तक राज्य में सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। 7 और 8 दिसंबर को आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम हालांकि शुष्क रहने के आसार हैं। देश में जहां जन कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है, वहीं कार्यस्थलों के नाम में भी लोक पर फोकस किया जा रहा है। झारखंड राजभवन का नाम भी बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। ने हाल के दिनों में महत्वपूर्ण भवनों, कार्यालयों और पथों के नामों में बदलाव किए हैं। कहा जा रहा है कि यह नामांतरण आम जनता से जोड़ने की पहल है। राजधानी रांची का राजभवन भी उनमें से एक है, जिसे अब लोक भवन के नाम से जाना जाने लगा है। आज आने के बाद सबसे पहला काम हमने किया, राजभवन का नामकरण परिवर्तित किया। इसे जन अपेक्षाओं के अनुरूप लोक भवन का नाम दिया है। अब इस स्थान का नाम लोक भवन के रूप में जाना जाएगा और मैं महसूस करता हूँ कि लोक भवन या राजभवन में पहले आने में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती, असुविधा होती थी, पर मुझे लगता है कि मैंने आने के बाद इसमें परिवर्तन किया है। अब कोई भी यहाँ पर आ सकता है और अपनी बात को हम लोगों के सामने कह सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। राजधानी रांची में करीब 62 एकड़ में फैले इस लोक भवन का निर्माण वर्ष 1931 में करीब 7 लाख रुपए की लागत से किया गया था। आर्किटेक्ट सेडलो बेलार्ड ने राजभवन का डिजाइन तैयार किया था और 62 एकड़ क्षेत्र में से 52 एकड़ में इसका परिसर है। वहीं लगभग 10 एकड़ में आड्रे हाउस बना है। इसे अब हेरिटेज हाउस के रूप में भी जाना जाने लगा है। आड्रे हाउस का निर्माण वर्ष 1850 से 1856 के बीच हुआ है। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध, धन्यवाद। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। विधानसभा का कल से शीतकालीन सत्र। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने विधायक दल के नेताओं के साथ की बैठक। सुचारू संचालन और सत्र के सदुपयोग पर जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थी। सीएम बोले, सरकार युवाओं के साथ हर कदम पर मजबूती के साथ खड़ी। युवा खुश होंगे तो राज्य होगा खुशहाल। बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 100 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सामूहिक प्रयास पर दिया जोर। और राज्य में और बढ़ेगा ठंड का सितम। 2 से 3 डिग्री पारा गिरने के आसार। पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य इलाकों में 2 दिनों तक शीतलहर की संभावना। येलो अलर्ट जारी।